दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल निर्माण GS एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको देखा है कि आपको मैंने टेंस के 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें आज तीसरा पार्ट और एंडिंग पार्ट है टेंस का। जैसा कि आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आप आई बटन दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ थोड़ा सा पिछला वीडियो का आपको सिंपल पास्ट की बातें कर रहा हूँ। सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से एक रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन टेस्ट है तो रिवीजन ही कर लिया जाए। सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करूँगा सिंपल पास्ट से ही, और सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस भी थोड़ा सा चर्चा करूँगा, है ना, यहाँ पर। तो चलिए सिंपल पास्ट क्या है। सिंपल पास्ट का मैंने रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि इसका कुछ रूल हैं जो कि आपको रूल के माध्यम से पढ़ना है। मैंने क्या बताया था, इफ़, एज इफ, आई विश, वी विश कहीं पर भी दिखते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हैड हमें देखना है। समझ में आया? तो हमें तुरंत अगर ये कहीं पर दिखते हैं तो हमें इफ़, एज इफ़, आई विश, वी विश ये कहीं पर भी दिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट देखना है और वर और हैड देखना है। अगर ये नहीं दिखता है तो आपका वो एरर गलत होता है, समझिए। तो क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा मैं। जैसा दूसरा फिर मैंने एक और बताया था, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम, एंड इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ढूंढना पड़ता है। सेकेंड फॉर्म कहने सेंस, अगर सेकेंड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, तो आपका सेकेंड फॉर्म क्या कहलाएगा, वेंट कहलाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। ये चीज़ अगर आपको मिल जाती हैं तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। और पास्ट इंडेफिनिट के मैंने एक और भी चीज़ बताई थी, एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, अगर ये भी आपको कहीं पर दिखते हैं तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन, ये आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा ही टॉक्स, एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर ही टॉक्स एज इफ, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि यहाँ तो गुरुजी क्या है यहाँ पर कि ही टॉक्स है, तो ही टॉक्स क्या है आपका, टॉक्स तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो फाइंड आउट करिए हमें जो हमें इस आंसर को दे दे। तो यहाँ पर आपने एज इफ देखा, ये एज इफ जैसे ही हमने देखा तो आपको क्या लगाना है, हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब या हैड देखना है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो हमने देखा एज इफ के बाद ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हैड नहीं मिला हमें। तो इसका मतलब गलती कहाँ पर है, गलती यहीं पर है, और इसे हम काट कर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें सिर्फ खोजनी प्रवृत्ति ढूंढना है जो कि हम तुरंत आंसर को ला सकें, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था, इसी को रब करके एक क्वेश्चन आपको इसमें देता हूँ। इफ़ ही वॉज अ किंग, ए नंबर डाल लीजिएगा, ही वुड चेंज दी होल एम्पायर, नो एरर। अब आप बता सकते हैं इसमें गलती, तुरंत बता सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। If he was a king, he would change the whole empire
नो एरर। तो यहाँ पर ए नंबर ये हुआ, बी नंबर ये हुआ, सी नंबर ये हो गया और डी नंबर आपका ये हो गया। इफ़ ही वॉज अ किंग ही वुड चेंज। आपको क्या खोजना है? खोजना आपको इफ़ है। देख लीजिए आपने इफ़ ढूंढा और इफ़ के बाद आपको क्या ढूंढना था? सब्जेक्ट ढूंढना था। ये आपने सब्जेक्ट ढूंढा, उसके बाद आपको क्या ढूंढना चाहिए? वर या हैड। तो यहाँ पर वर या हैड आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब गलती कहाँ पर है? यहीं पर। तो मतलब ए नंबर आपका गलत हुआ। तो ऐसे ही समझना है आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं इसके बताता हूँ। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो फिर मैंने आपको इफ़ ही वॉज अ किंग ही वुड चेंज द होल एम्पायर। अब यहाँ पर देखिए इफ़ दिखा आपको, आपने खोजनी प्रवृत्ति ढूंढना है और जैसे ही आपने देखा कि इफ़ दिखा तो हमें तुरंत देखना है कि सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट है तो हमें तुरंत उसके बाद देखना है वर या हैड को। तो वर या हैड को देखना है। तो यहाँ पर आपका क्या है? वॉज है। और वॉज क्या है? यहाँ पर गलती हो गई तो आपका एरर कहाँ पर है? ए पर है। तो समझिए ऐसे ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है, जो कि बहुत टिपिकल हो जाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आप उसमें गलत करके चले जाते हैं। तो समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इट इज़ टाइम से देता हूँ। इट इज़ टाइम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो आप उससे भी देख लीजिए एक क्वेश्चन, है ना। चलिए इट इज़, और आप आराम से आंसर तुरंत कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कमेंट में। इट इज़ हाई टाइम we shall started our preparation for the near examination और नो एरर, है ना। चलिए अब आपको मैंने इसमें बताया इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट या वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद भी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म ही फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा इट इज़ हाई टाइम के बाद आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्या यहाँ पर? ये शैल स्टार्टेड है। तो शैल स्टार्टेड आपका किस में हो गया? ये तो आपने अभी मैंने आगे पढ़ाया नहीं, इसके बाद पढ़ाऊँगा तो ऑलरेडी आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट है ये, हालांकि इसके बाद मैं चर्चा करूंगा इसकी सारी चीज़ों की। वी शैल स्टार्टेड, तो वी शैल स्टार्टेड नहीं, तो इट इज़ हाई टाइम वी शैल स्टार्टेड अवर प्रिपरेशन फॉर द नियर एग्जामिनेशन और नो एरर। तो ए बी सी और डी आपका एरर ऐसे ही आते हैं। और आपको पता होगा तुरंत, आपकी अगर खोजनी प्रवृत्ति है, ये क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर आपने लिख दिया, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं है आपके अंदर तो आप उसे गलत करके चले ही जाते हैं। तो इट इज़ हाई टाइम जैसे ही देखा, सब्जेक्ट देखा, तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो गलती कहाँ पर है? स्टार्टेड। तो यहाँ पर वी स्टार्टेड अवर प्रिपरेशन फॉर द नियर एग्जामिनेशन। समझ में आया? तो ऐसे ही एक आध दो एग्जाम्पल्स, ये तो एग्जाम्पल्स अभी एक दो हैं, लेकिन आने वाले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे आपके सिर्फ क्वेश्चनों के ही चर्चाएं होंगी। करीब 20 से 30-35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चनों की चर्चा होगी और उसमें आप बखूबी, हमें सिर्फ आंसर बस चाहिए। आप क्वेश्चन देखा, आंसर तुरंत आपके मुंह से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे दूं इसमें? चलिए फिर एक क्वेश्चन और ले लीजिए। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम कर लीजिए। इट इज़ अबाउट टाइम you are starting this job and no error। बता सकते हैं तुरंत। इट इज़ अबाउट टाइम देखा, तुरंत हमने देखा इट इज़ अबाउट टाइम, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट देखा, तुरंत उसके बाद देखिए आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या होना चाहिए? स्टार्टेड होना चाहिए। और यहाँ पर गलती कहाँ पर है? आर स्टार्टिंग हो गई। इसका मतलब गलतियाँ कहाँ पर हैं? तो ऐसे ही आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर आपको तुरंत आने चाहिए। यही है टेंस पढ़ने का मतलब। नहीं तो आप टेंस पढ़ लिए और उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन देख रहे हैं टेंस फिर भी नहीं बन रहा। इसका मतलब यही है कि आपको टेंस ऐसा ही पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन देखा और तुरंत आंसर रखना चाहिए।
तो आपको सबसे पहले यही चीज़ें हैं कि आपकी खोजनी प्रवृत्ति तुरंत ढूंढना शुरू करिए। पढ़ते तो सब हैं, वही कहते हैं ना, मेहनत करना सही बात है लेकिन सही दिशा में मेहनत करना ये सही बात है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अपन थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में उसका रूल फॉर्मूला तो आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में चर्चा की गई थी। ये सब थोड़ा सा रिवीजन पार्ट था, इसलिए मैंने इसको बताया और भी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल फॉर्मूला सब पता है आपको। रूल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इसे कई लोग V4 भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। सभी को जितने भी आईएनजी हैं उसे V4 भी बोलते हैं, पर उसकी चिंता मत करिए, V के साथ आईएनजी ज़्यादा बेटर लगता है, मेरा मानना है। आप जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो V4 या फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको रूल ही बस पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पास्ट, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं अब। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। अगर मैं देखूं इसमें पास्ट परफेक्ट की बात, वो अपने बचपन में पढ़ा होगा और कई बार अपने टीचर ये कहा करते थे कि घर स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हमें उलझाते भी हैं और समझ में नहीं आया करते थे पहले जब बचपन में पढ़ते थे। तो टेंस वगैरह में अगर ये क्वेश्चन आ जाएं तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में एक चीज़ ये है कि ट्रांसलेट करने के लिए ये चीज़ें आ जाया करती हैं। अब तो सरल सरल क्वेश्चन कर दिया है हालांकि, है ना। 10th 12th में तो आता ही नहीं, 10th में ही आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा उलझन होते हैं। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट ये बात ध्यान में रखिएगा कि हैड कभी अकेला नहीं आता है, वो कभी ना कहीं कुछ ना कुछ साथ में लेके ही आएगा। वो कहते हैं ना कि जैसे ही स्टेडियम पहुंचा मैच शुरू हो चुका था। तो ये चीज़ें कैसी हैं, मतलब चुका था चुकी थी का ये फंडा लगता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन अपन को चुका है चुकी था ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो आपको रूल क्या है इसका, रूल यही है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखिएगा दो काम होते हैं, एक तो फर्स्ट वर्क, दूसरा सेकंड वर्क। याद रखिएगा जब पहला काम होगा तभी तो दूसरा काम होगा, और जब पहला काम होगा तो उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है। क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। और दूसरा काम जब ख़त्म होगा, दूसरा काम होगा तो उसमें सिंपल पास्ट लगता है। ये ध्यान में रखना है, यही महत्वपूर्ण है। इसमें इसी चीज़ों को दर्शाया गया है और यही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतलब मैं अगर कहूँ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम इसमें पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ मरीज का मरना। तो ये पहला काम क्या हुआ, मरीज का मरना। तो हमारा पहला क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए बहुत सीधा सा आसान सवाल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझ में आया। तो सिर्फ इतना, पहला काम क्या था, पहला काम था मरीज का मरना। तो पहला काम क्या हुआ, मरीज का मरना, तो उसको हम पहले लिख सकते हैं। और जैसे ही हमने देखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसमें इस तरह लगाना है कि जैसे ही पहला काम हुआ उसमें आपको तुरंत आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपका जो पहला काम होगा उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और उसके जो से दूसरा काम है डॉक्टर का आना, तो उसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यही आपको समझाना चाह रहा था। और ऐसे ही क्वेश्चन हमें उलझाने वाले
बहुत से मिलते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बात याद रखनी है, फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क। पहला काम में हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, दूसरे काम में सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। तो सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। सिर्फ देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपको ऐसे रटे रहना चाहिए, जैसे मैंने बोला सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह आपको रूल्स वगैरह रटे रहने चाहिए, तब तो मज़ा है ये टेंस को पढ़ने में, है ना। ये तभी हो पाएगा जब आप इसे मेहनत करेंगे। और इस टेंस के सीरीज़ को लगाने के बाद, आप पढ़ने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, और फिर कहीं पर कोई गलती होती है तो फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसएससी और बैंक लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, काफ़ी सारे जो एसएससी सिलेबस में ही सारे अंतर्गत आ ही रहे हैं। तो बेफिक्र रहिए और आराम से अच्छे से इसे पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और वहाँ पर आप जब देखेंगे कि क्वेश्चंस तुरंत अटेम्प्ट हो रहे हैं और आंसर तुरंत आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन भी एक देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, वो कहते हैं ना कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो यहाँ पर पहला काम क्या हो रहा है, ट्रेन का छूटना। तो कैसे लिखेंगे इसे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन had departed before I reached, है ना, मैंने अपने के लिए बोला है, before I reached the station, reached the station, है ना, यही होगा ना। The train had departed before I reached the station। अब पहला काम क्या था, पहला काम था ट्रेन का छूटना। तो ट्रेन का छूटने के लिए मैंने द ट्रेन हैड डिपार्टेड, मैंने क्या कहा था, पहला काम हुआ तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, दूसरा काम हुआ तो सिंपल पास्ट करना है। यही आपको इसमें लिखना है, और इसमें कोशिश करना है कि इसका थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन बनना चाहिए, जो कि ट्रांसलेशन थोड़ा सा बनना चाहिए। अब इतना आसान कुछ बच्चों को आसान नहीं लगेगा फिर भी, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ इसको, कि जो भी काम आपको इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है, बाकी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। पेशेंट को सभी जानते हैं, और डाइड को मरना ये सभी जानते हैं, बिफोर पहले, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चीज़ें हैं, बाकी इसको अब देखिए। क्वेश्चन एग्ज़ाम में एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ, तो इसमें बताइएगा, और शायद तुरंत आप बता पाएंगे इसको, आंसर को। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। Before the doctor had come, the patient had died, और नो एरर। ये एसएससी में पूछा गया है सवाल। बिफोर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट हैड डाइड, नो एरर। इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान ट्रिक, ये आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। लेकिन ट्रिक से पहले हमें तो यही चीज़ जानना होगा ना, ट्रिक एक अलग है, ट्रिक का मतलब ही होता है भूलना। और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई ट्रिक ट्रैक काम नहीं आता है, तुरंत आपके दिमाग में जो आपका बेसिक नॉलेज है वो आपका बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन बेसिक नॉलेज के साथ साथ थोड़ी बहुत अगर ट्रिक यूज़ हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम समय पे जब आप पेपर देने बैठते हैं तो तुरंत आपको भूलना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए मुझे। ये एसएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अभी पढ़ाया हूँ ये क्वेश्चन, और आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर अपने बिफोर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट हैड डाइड, तो यहाँ पर वही सवाल है, मतलब पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो ध्यान दीजिएगा, बिफोर आफ्टर, ये बिफोर है, बिफोर के बाद अपने को तो पहला सबसे काम है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इसे तुरंत
खोज लेंगे, क्योंकि पेशेंट तो पहले मार चुका है ना, फर्स्ट काम तो यही हुआ, तो पास्ट परफेक्ट ये तो सही है। लेकिन जो दूसरा काम है डॉक्टर का आना, तो बिफोर द डॉक्टर हैड कम नहीं होना चाहिए, केम होना चाहिए, है ना। तो यही गलती थी यहाँ पर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें ढूंढना और आंसर को करना होता है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, तो ये चीज़ें हो गई, वही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया था। अब ट्रिक देख लीजिए। अब ट्रिक क्या देखना है, जैसे ही बिफोर आफ्टर दिखे ना, तो उसके बाद वाले को आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म चूज़ करना है, बस इतना ही है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आगे वाले में नहीं है बिफोर या बिफोर आफ्टर कुछ भी अगर दिखता है, बिफोर अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में बिफोर या आफ्टर देता है, तो उसमें ठीक बाद आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत देखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है या फिर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये चीज़ें बिफोर जहाँ पर भी देखें उसके बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है, बिफोर या आफ्टर। उसके बाद तुरंत बाद का जो सब्जेक्ट के बाद है, तो उसमें आपको ये देखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, बस यही ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए, ये हुआ पास्ट परफेक्ट का, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कैसा लगा? चलिए, आशा है कि सभी को समझ में आ रहा होगा, और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे बता सकते हैं कि क्या गलतियां हैं, और मैं सुधार करूंगा उसे। और क्योंकि मैं कोई अखंड ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरे माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये सब चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस रूल जानने की ज़रूरत है। तो रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सिंस फॉर कर सकते हैं। ये सिंस फॉर पहले भी कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई वो नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया। सिंस फॉर का यूज़ होता है यहाँ पर। सिंस फॉर का मैंने बता भी चुका है कि सिंस फॉर कैसे यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। जहाँ पर आपका निश्चित होगा वहाँ पर आपको सिंस लगाना होगा, जहाँ पर अनिश्चित है वहाँ पर फॉर लगाना होगा। और सिंस के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ, ओकेशन, स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका दिन कौन सा था, आपका ईयर कौन सा था, आपका मंथ कौन सा था, ये सारी चीज़ों की बात। और फिक्स इंसिडेंट के बारे में तो बताया ही था कि फिक्स इंसिडेंट मतलब आपका फर्स्ट लव, वो आपको भूलना नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नो डाउट, सिर्फ रूल बस लिखना है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर अगर मैं कह दूँ सिंपल फ्यूचर ही कर लीजिए। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, बात आती है यहाँ पर सब्जेक्ट विल और शैल की कहाँ पर लगाते हैं। तो आज आपको सिंपल सा एक तरीका है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के सिंगुलर और प्लूरल दोनों को मिलाकर, सिंगुलर प्लस प्लूरल को मिलाकर शैल लगता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में शैल का प्रयोग होता है। बाकी सिर्फ थर्ड पर्सन में आपका विल का प्रयोग होता है। कोई डाउट क्या है इसमें? विल शैल में एक विवादित क्वेश्चन था, एसएससी में ही पूछा गया था 2013 या 2014 के पेपर में, फाइनली याद नहीं है मुझे, लेकिन 2013 और 14 के बीच में एक क्वेश्चन दिया गया था। इसमें कोर्ट केस भी हो गया था, क्योंकि अनिवार्य रूप से हम अगर देखते हैं तो ही और शी, इस समय विल का यूज़ बहुत होता है, लेकिन हम विल का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। विल का यूज़ इसलिए हर जगह पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि शैल और विल दोनों का जो मतलब है, विल और शैल दोनों हम पढ़ते आ रहे हैं और ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। अब तो शैल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, विल का यूज़ होता है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप राइटिंग यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एरर आते हैं तो इसमें ये गलतियाँ होंगी। अगर आप राइटिंग सेक्शन लिखते हैं तो फिर आप उसमें विल का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका एरर आता है तो इसमें ये चीज़ें गलतियाँ ढूंढनी पड़ती, विल होगा या शैल होगा,
ये चीज़ें, इसीलिए मैंने बता दिया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, वो भी दोनों सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल लगता है, और विल के साथ थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ क्या लगता है, विल। क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते। और विल शैल का मैंने पहले ही बताया है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीज़ें थोड़ा सा सवाल का उलटफेर हो जाएगा, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में के माध्यम से थोड़ा सा देख लीजिएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है और सिर्फ रूल ही पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं आता है, मैंने पहले ही कहा था कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है और अपन सब पढ़ते रहते हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही हमें पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ क्या लगना है, रूल बस याद करना है, यही रूल है। और इसके बाद अपन चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने अभी एक आया था ना, शैल हैव, शैल स्टार्टेड था, तो शैल हैव स्टार्टेड है यहाँ पर। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल तो नहीं था वो, लेकिन हाँ गलती हो गई, उसमें शैल हैव है तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा, अभी मैं बताऊँगा उसमें, वो पैसिव वॉइस का रूल फॉलो अप हो जाता है। तो विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में रूल यूज़ होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आता है, इसमें यही क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जाम्पल तौर पे नहीं, इसमें एक आगे पर लिखा रहता है बाय दिस टाइम। ये अगर आपको सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में बाय दिस टाइम मिल जाए तो आपको तुरंत फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम को देखना है, फ्यूचर टाइम लिख देता हूँ, फ्यूचर टाइम को देखना है, और फ्यूचर टाइम को देखने के बाद तुरंत फ्यूचर परफेक्ट को देखना होता है, फ्यूचर परफेक्ट को देखना होता है। अगर ये सेंटेंस में दिख जाते हैं इसके बाद तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है। अगर बाय दिस टाइम के बाद अगर फ्यूचर टाइम दिया है और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट नहीं दिखता है तो गलती आपकी कहाँ पर है, वहीं पर आपकी गलती है। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, next year you will settled in गवर्नमेंट जॉब। बाय दिस टाइम ये आपका एक वो हो गया, दूसरा यहाँ तक कर लीजिए, चलिए दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर है ना, ए बी सी और नो एरर है ना। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, नो एरर। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, मैंने अभी आपको बताया बाय दिस टाइम अगर आपने देखा तो फ्यूचर टाइम देखिए, तो फ्यूचर टाइम आपका नेक्स्ट ईयर है, टुमारो है, या नेक्स्ट वीक की बात हो, या नेक्स्ट मंथ की बात हो, ये आपका फ्यूचर टाइम की बात होती है। फ्यूचर टाइम के तुरंत बाद आपको क्या देखना है, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पर विल के बाद सेटल्ड लिखा हुआ है, तो गलती कहाँ पर है आपकी, यहीं पर आपकी गलती है। तो ए बी ये आपको इसमें कह सकते हैं, इधर तक कर लीजिए ताकि ये पूरा सेटल हो जाए, है ना। तो विल सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, तो ये तो नहीं है विल सेटल्ड। विल सेटल्ड आपका पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता दूंगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, तो यू विल सेटल्ड नहीं, यू विल हैव, इसमें अभी आपने क्या पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विल के बाद क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में आ चुके हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको लगाना है, और समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, और मुझे भी मौका मिले कि हाँ मैंने ये गलती की है तो इसमें मैं उसको सुधार कर सकूं। आपके पास नॉलेज है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो बाय दिस टाइम, जैसे ही मैंने इसमें देखा बाय दिस टाइम, तो तुरंत आपको क्या फ्यूचर टाइम को देखना है, वो फ्यूचर टाइम को देखने के बाद तुरंत आपको फ्यूचर परफेक्ट खोजना है। ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर देता हूँ। तो आपका आज से ये पूरा टेंस का सीरीज़ तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सिर्फ रूल पढ़ना है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस फॉर तो लगता ही है ना। तो सिंस फॉर का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ये आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है। इसमें सिर्फ आपको रूल ही पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी बेस में, बैंक में भी आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उन दोनों क्वेश्चनों में आपको बताना है मुझे कि क्या कैसा उसमें आंसर होगा। तुरंत आप, मुझे लगता है कि आप तुरंत बता देंगे। तो एक एग्जाम्पल था, द थीफ वॉज caught after he has disposed of the stolen goods और no error। पहला ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, ये सब एसएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसएससी क्वेश्चन, और ये वाला जो है ये बैंक में आया हुआ। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन until he had studied the case, no error। आशा है कि आप बता सकते हैं इसे, मुझे लगता है कि आप इसे बता पाएंगे, और अगर इसे आप बता पाएंगे तो बताइए मुझे इसका आंसर। द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। तो आपको तुरंत आपकी खोजनी प्रवृत्ति क्या है, आफ्टर को देखना, तुरंत आफ्टर को देखा। और यहाँ पर देखिए दो काम हो रहे हैं, इसमें दोनों काम हो रहे हैं, एक फर्स्ट वर्क और दूसरा सेकंड वर्क। तो फर्स्ट वर्क आपका क्या है, फर्स्ट वर्क ये है कि फर्स्ट वर्क में आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट वर्क में आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट आपका क्या है, आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है बेच देना, और गुड्स का मतलब आप तो समझ रहे होंगे, गुड एक अच्छा होता है जिसमें आप, लेकिन गुड्स लग गया तो इसमें एस या ईएस लग गया तो इसमें क्या हो जाएगा, सामान या माल। ठीक है ना। तो इसमें देखिए द थीफ वॉज कॉट, अभी यहाँ पर देखिए वॉज कॉट लिखा हुआ है, तो आप इसमें दुविधा में मत होइएगा, ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसमें आप समझ जाइएगा। आई रोट आ लेटर, इसको अगर मैं कहूँ पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या कहेंगे, अ लेटर वॉज रिटन
बाय मी, है ना। तो इसको इस तरह, तो ये वॉज रिटन है, तो कहीं ना कहीं ये तो पास्ट में ही ना, तो ये पास्ट में है, तो ये पास्ट में हो गया, तो ये सिंपल पास्ट ही है। और सिंपल पास्ट है तो दूसरा आफ्टर के बाद हमें मैंने बताया था बिफोर या आफ्टर ही मिलेगा, तो बिफोर या आफ्टर के बाद तो एक आफ्टर मिला, तो आफ्टर के बाद ही हैज़ डिस्पोज, तो क्या ही हैज़ होना चाहिए कि ही हैड होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड, तो आफ्टर ही हैड डिस्पोज ऑफ द स्टोलन गुड्स। तो इसमें आपको यहाँ पर दुविधा नहीं होना है कि वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो इसमें आपको सिर्फ ये सिंपल पास्ट है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसका एग्जांपल दिया। ये इसको एग्जांपल इधर कर लीजिएगा, तो इसमें ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें इस तरह लिखी गई है। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया। तो आपको टेंस में ऐसा नहीं है कि आपको टेंस दे दिया तो टेंस में आपको कुछ भी, आपका एरर है, एरर तो वो किसी तरह भी दे सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पड़ेगा ही, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये तो एडवांस ग्रामर में ही आ गई। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं थोड़ा सा, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। ठीक है, समझ में आया। तो स्टोलन गुड्स को उसने बेचा, तो पहला काम क्या किया, उसने बेचा ही ना, तो पहले काम में हमें क्या लगाना होता है, हैड, हैड के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यही चीज़ तो है, हैड प्लस वर्ब का था। पहले सामान बेचा ना, तब तो पकड़ा गया, पहले सामान बेचेगा तब तो पकड़ा जाएगा ना, तो पहले सामान बेचा उसने, जब सामान बेचा तो उसके बाद पकड़ा गया। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर लग गया, मतलब सिंपल पास्ट, और यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसमें लिख दूं क्या कि पहला काम सामान बेचना, इधर लिखे दे रहा हूँ, पहला वर्क सामान को बेचा, सामान को बेचा। दूसरा काम सेकंड वर्क क्या था, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, है ना। ये आपका दूसरा काम हो गया, इससे समझ में आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का ही ये क्वेश्चन है। समझिए बात को, द जज हैड नॉट गिवन एन डिसीजन अंटिल, अंटिल भी एक प्रकार से क्या है, बिफोर, जब तक केस स्टडी, जज केस स्टडी नहीं कर लेते हैं तब तक वो कोई सज़ा नहीं सुनाते हैं। सही बात है। तो पहले जज क्या करता है, पहले जज क्या करेगा, केस को स्टडी करेगा। तो आपका केस स्टडी करने के लिए तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही, है कि नहीं। सेंटेंस कैसा हो गया, बिल्कुल सही। और जैसे ही ये चीज़ सही हुई तो आपको कहाँ पर देखना है, इधर पर, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, द जज हैड नॉट गिवन एनी। अब यहाँ पर देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ये तो कोई तुकी ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया तो हमें क्या है, अगर एक पास्ट में है तो क्या होना चाहिए, पहला काम बेचता है तो वो किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। और जब दूसरा काम होता है तो वो किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। किस में होता है, सिंपल पास्ट में। तो ये किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और यहाँ पर गिव की जगह पर गिवन की जगह पर गिव हो जाएगा। समझ में आया। तो डिड नॉट क्यों आया, डिड नॉट इसलिए आया क्योंकि जब भी हम कोई नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव का हमें, जैसे मैंने लिखा आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, इसका नेगेटिव बनाने के लिए बचपन में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो बहुत ही होंगे, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट यूज़ करते हैं जब भी। तो आई डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये भी नोट कर लीजिए कि ये भी नोट कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, चलिए फर्स्ट वो मिटा देता हूँ इसको, इसके बाद लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, डिड सेंटेंस में अगर कहीं पर आ गया तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। डिड क्या है, अगर सेंटेंस में आ गया तो डिड बब्बर शेर होता है सेंटेंस का, और उसके साथ कौन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। बब्बर शेर को तो जानते हैं आप लोग, बब्बर शेर ही होता है। तो समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है।
तो ऐसे छोटी छोटी अभी तो ये क्वेश्चंस हैं, और जब क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ रूल्स भी रहेंगे। उसमें भी कुछ रूल्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस रूल के तहत ये क्वेश्चंस को लाया गया है, इस क्वेश्चन को इस तरह किया जाता है और ऐसे ही किया जाता है, और इसमें ये गलतियां हैं और इस गलतियों के अनुसार ये रूल लगता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सीरीज़ में उसमें देखेंगे। आगे चलते हैं। अब इसका फॉर्मूले के रिवीजन कर लें जल्दी से, लास्ट ही है। अब इसमें आपको सिर्फ रूल्स और सिर्फ रूल्स में बताऊंगा, फार्मूला रिवीजन होगा एक बार, और एक बार झटपट से उसे देखते हैं, फार्मूला रिवीजन करते हैं। चलिए, फार्मूला रिवीजन में जो चीज़ें मैंने शुरुआत से पढ़ाई है, एक एक चीज़ छोड़ना नहीं, और तुरंत आप देखिएगा कि आपका टेंस इसी पूरे फार्मूले पे सिमट के रह जाएगा। चलिए देखते हैं फार्मूला को रिवीजन करते। फार्मूला, चलिए पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? पहला फार्मूला हमने पढ़ा था शायद UTP R इज इक्वल टू SP। SP का मतलब सिंपल प्रेजेंट। दूसरा हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर कहीं पर दिखता है एक्सक्लेमेशन होता है तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। ये SP लिख रहा हूँ, उस समय समझ जाइएगा, है ना। फिर अपन ने तीसरा रूल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने तीसरा रूल? प्रिंसिपल क्लॉज वाला, है ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू, अगर प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो वो किस में होता है? फ्यूचर टेंस में होता है, और फ्यूचर टेंस में अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो वो किस में कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है, ये पूरा सिमट कर, टेंस के जो रूल हैं वो पूरा सिमट कर इसी में आ जाएगा। पूरे रूल एक साथ ही पढ़ लेंगे तो टेंस का भी आपका समापन हो जाएगा आज। और फिर नेक्स्ट सीरीज़ में जो लेके आऊँगा वो सिर्फ क्वेश्चनों की होगी, 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और बखूबी आप उसे आप उसमें क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आपको लगाना पड़ेगा, और आप मुझे आंसर स्वयं बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर के लिख कर बताइए ये आंसर सर A है, B है, C है, जो भी है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू फ्यूचर टेंस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी। फिर आ जाइए कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था सेंस। जितनी भी ज्ञानेंद्रियों वाली चीज़ होंगी, ज्ञानेंद्रियों में वर्ब के साथ ING नहीं लगता है। मेरा कोड वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रियों के साथ वर्ब के साथ ING नहीं लगता है। इसका मतलब क्रॉस करके मैंने इक्वल टू करके मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब नहीं लगता है। लेकिन कुछ मैंने बताया था कि अपवादित होते हैं, तो उसमें अपवादित वाले में क्या होगा? उसमें होगा लव और हेट, लव और हैव, नॉट हेट, लव और हैव के साथ इसमें ING लग जाता है। ये कोटेशंस होती हैं, और जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम ING का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम लविंग इट, तो मैकडोनल्ड का ये स्लोगन है। जहाँ पर आप पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते हैं वहाँ पर आप देखा होगा आपने कि वहाँ पर लिखा रहता है आई एम लविंग इट एंड आई हैविंग अ पीस ऑफ केक। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? खाने पीने के लिए। और जहाँ पर खाने पीने की चीज़ यूज़ होती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? ING हम यूज़ कर सकते हैं लव और हैव के साथ। और कुछ जगह पर सी, हियर, स्मेल, बिलीव, ये सारी जगह पर ING का यूज़ नहीं होता है, ड्रीम। तो ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं एगो, ये भी था ना, एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मैं इसमें लास्ट लिखा दे रहा हूँ, मंथ, ईयर, डे, इनके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। इफ़, एज इफ, आई विश, वी विश के साथ अपने को क्या देखना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हैड को। इसके बाद अपन देखते हैं इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम भी अगर आपने देखा
तो उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। इसके बाद आपका एक और रूल, 2 रूल बचे हैं अभी इसमें, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था कि पहला काम फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क की बात हुई थी। तो फर्स्ट वर्क में आपको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है और सेकंड वर्क को सिंपल पास्ट में यूज़ करना है। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम को यूज़ करते हुए अपन को ये देखना है फ्यूचर टाइम को, और फ्यूचर वहाँ पर आपको क्या देखना है, फ्यूचर परफेक्ट को। तो इस तरह आपका ये फॉर्मूला पूरी तरह से समाप्त हुआ और एक ही जगह पर पूरा मैंने इसका समापन कर दिया। तो ये टेंस का आपका ये है कि टेंस आपको बताते समय ये सारी चीज़ें आपको वो करना है। तो टेंस आपका इसी में सिमट कर रह जाएगा, है ना। तो इसे इस तरह से अपन को यूज़ करना है कि हम इसे यूज़ कर जाएं। तो इस तरह आपको पूरा टेंस का समापन हुआ। और इधर पर आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। UTPR इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट, UTPR इज इक्वल टू मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और रूटीन, जो कि क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने बताया था कि जहाँ पर एक्सक्लेमेशन देखा तो उधर पर भी हमें सिंपल प्रेजेंट को भी ध्यान देना है। फिर मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू फ्यूचर टेंस और सिंपल सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट की बात होती है। ये चीज़ें मैंने किस में बताई थी, जब आप यूज़ कर रहे थे विल शैल का भी, और ये कंडीशन सिर्फ उसी में यूज़ होती है जहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज भी मैंने बताया था कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज की मैंने चर्चा की थी। क्लॉज क्या है, क्लॉज वो है जो 2 ऐसे आवारा सेंटेंस जो एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही कंजंक्शन लग जाता है तो कंजंक्शन लगने वाला जो बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। लेकिन कंजंक्शन के जो पहले वाला पार्ट होता है जिसमें कंजंक्शन नहीं जुड़ा होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा किस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। ये इस तरह नहीं, वो जब क्वेश्चंस में आते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम सिर्फ समझने के लिए मैंने एक क्लॉज पढ़ाया बताया है। ये प्रिंसिपल क्लॉज हमें इस तरह समझना है, और जैसे ही हम प्रिंसिपल क्लॉज समझे तो उसमें तुरंत अपने को लगाना है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के बाद और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट। थोड़ा सा चाय ठंडी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा पी रहा हूँ। और उसी तरह सेंस की बात आई, सेंस में भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की गई थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की गई थी तो उसमें ये भी बताया गया था कि आपका जितने भी खाने पीने की चीज़ में यूज़ होगा उसमें आईएनजी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी ज्ञानेंद्रियों से चीज़ जुड़ी होगी, ज्ञानेंद्रियों से चीज़ मतलब जैसे देखना, स्मेल करना, सुनना। हाँ, सुनने में एक और अच्छी बात याद आ गई मुझे, हियरिंग। हियरिंग से जो हियरिंग है, तो हियरिंग का मतलब क्या होता है, वो सुनना नहीं, कान से सुनना। हियरिंग का मतलब ही होता है सुनवाई। तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उसमें हमको हियरिंग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, सुनवाई। मैंने उसमें नहीं बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आज याद ही आ गया तो मैं उसमें चर्चा कर दे रहा हूँ, है ना। तो हियरिंग क्या है, एक तरह से सुनवाई, जो कोर्ट वगैरह में सुनवाई होती है तो उसमें हम इसमें यूज़ कर देते हैं। तो वो हियरिंग ऐसे ही लिखते हैं, उसमें कुछ भी हियर उवर नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट आपको हियरिंग लिखना पड़ेगा, है ना। तो सेंस जितनी भी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई चीज़ों में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन कुछ अपवादित हो जाते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, जो कि लव और हैव, जो कि खाने पीने चीज़ों से अगर जुड़ी संबंधित होंगी तो उसमें हमको आईएनजी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई एम लविंग इट, लेकिन आई एम लविंग यू नहीं कहेंगे। हम किसी से प्रेम कर रहे हैं ये नहीं कहेंगे, आई लव यू कह सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन देखो आई लव यू सुनने नाम से तुरंत बड़ी हंसी आ जाती है और चेहरे में मुस्कान आ जाती है सभी के में। नेक्स्ट देखें, उसके बाद हम देख सकते हैं
एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ये सभी कहीं चीज़ दिखते हैं तो ये भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहलाता है। उसके बाद देखिए इफ़, एज इफ, आई विश, वी विश, अगर हाँ ये सेंटेंस में कहीं पर भी दिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर या हैड जरूर देखना है। सब्जेक्ट अगर है और वर हैड है तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और अगर सेंटेंस में वर या हैड है तो सही है, लेकिन अगर नहीं है तो वही अपनी एरर है। इतना बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये क्या है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसमें भी आपको तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट देखना है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखना है। इसके बाद आपका फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में चलिए। पास्ट परफेक्ट में देखिए फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क मैंने बताया था। फर्स्ट वर्क जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है और सेकंड वर्क जो होता है वो आपका सिंपल पास्ट होता है। तो फर्स्ट वर्क में मैंने कहा था ना, जैसे ट्रेन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचने के तुरंत बाद ट्रेन छूट चुकी थी। ऐसे क्वेश्चंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी दुविधा में होते हैं। इसीलिए छोटा सा एक ट्रिक था, जो पहला काम होगा, पहला काम क्या हुआ, ट्रेन का छूटना, ट्रेन छूट चुकी थी तो ट्रेन छूट चुकी थी उसमें क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। और दूसरा काम क्या था, हम स्टेशन को पहुंचना, तो स्टेशन में बाद में पहुंचे तो सेकंड वर्क में क्या लगाएंगे अपन, सिंपल पास्ट। इसी तरह लास्ट जो है बाय दिस टाइम, ये फ्यूचर परफेक्ट के लिए है। बाकी में तो कोई रूल लगे नहीं थे, सिर्फ रूल पर पढ़ना था। तो बाय दिस टाइम के साथ फ्यूचर टाइम देखना है, ये टाइम है ना कि आप इसे फ्यूचर टेंस समझ जाइएगा। फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम है और ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट, तो तुरंत आपको अगर सेंटेंस में बाय दिस टाइम दिखे तो तुरंत आपको ये चेक करना है कि फ्यूचर टाइम दिया है कि नहीं दिया है, और उसके बाद आपको उनको तुरंत देखना है फ्यूचर परफेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये नहीं दिया है तो गलती आपकी वहीं पर है, एरर आपका वहीं पर है। अगर आपका ये चीज़ें सही दिख रही है तो आप उसमें नो एरर लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल धन्यवाद।